पिछले क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी नाम देते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की थी। आपको याद होगा जब मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि किसी भी एटम का पोजीशन पहले आप जानो कि नंबर ऑफ पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पर रहता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो उसके लिए मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, वो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा हुआ है, और जिन बच्चों का छूट गया आप उसको देख लोगे, रिवाइज करोगे। और उसके बाद मैंने बताया कि उस एटम की पोजीशन जानने के बाद उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उस एटम की साइज़ क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, गेन करना, मेटल है, नॉन मेटल है, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम का आप समझो पीरियोडिक टेबल में बैकबोन है। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो उस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप एटम का रेडियस बता सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, वो आप जान सकते हो। ऐसे ही आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन एक बात बता दें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पहले कुछ आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हम अभी कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स करा देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। हेडिंग आज हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। उससे पहले कुछ मैं बता दूं, थोड़ा याद करना है हमको कि हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियस पढ़ लिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद अब आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कुछ फैक्टर भी है जो मैं बता दूं, थोड़ा डिस्कस कर दूं, उससे देखो। जैसे सबसे फर्स्ट था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये है, नाम देखते ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज मतलब प्रोटॉन, और उस पर जो इफेक्ट लगता है वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शिल्डिंग इफेक्ट पढ़े थे उसमें। सेकंड है रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जी इसको कहते हैं, पोटेंशियल और इंथैल्पी। अब आप जरा देखो, इन तीनों का रिलेशन पहले देख लें, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एप्लीकेशन देख लेंगे। हमने बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेडियस हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये आप समझो क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जब भी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है। तो अब आप खुद सोचो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो जिसका रेडियस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ एनर्जी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ये समझना है। तो एक रिलेशन बना दूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये एक ही बात है भाई, आई आयोनाइजेशन इंथैल्पी और IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये रिलेशन हम लोग को ध्यान देना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम आज इसके बेस पे एप्लीकेशन देखेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी।
एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग देखेंगे कि सबसे फर्स्ट मेटालिक कैरेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। अब आप सोचो मेटल किसको कहते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब ये हुआ कि जिसका रेडियस लार्जर होगा वो सबसे अच्छा मेटल होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन है कि जिस एटम का रेडियस स्मॉलर होता है वो मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता नहीं है। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जिसका रेडियस साइज लार्जर हो, और लार्जर साइज वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है इनके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, मेटल्स क्या होगा, लो होगा, ये होगा। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड पॉइंट आप देखो, उसके बाद अगर हम देखें आयोनाइजेशन मेटालिक कैरेक्टर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर देखेंगे। रिड्यूसिंग पावर, अब आप जरा देखो रिड्यूसिंग पावर और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन। रिड्यूसिंग पावर सेकंड, ये सब हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, जब ग्रुप पढ़ाएंगे हम आपको तो वहां भी बताएंगे कैसे चेक करते हैं। बस कुछ कंसेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे जानना है। अब जरा एक दो पॉइंट जान लो। क्लास 9-10 की क्लास में मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन का गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब आप जरा इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आप मिलाइए। इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये हुआ कि जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे वहां पे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब आप जैसे देखो, ऑक्सीडेशन कराना तो इसमें ध्यान देना है। रिड्यूसिंग पावर जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग ऑक्सीडेशन को बारे में जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, रिडक्शन के बारे में जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, ये जरा देख लो, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, ये है रिड्यूसिंग पावर। और सेम ऐसे ही रिडक्शन को अगर हम देखें, ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। इतना बेसिक चीजें हैं जो सभी लोग जानते हैं केमिस्ट्री में, आप लोग भी जानिए इस चीज को। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में आसानी से बता सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बेस पे आप देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना, जिसकी साइज लार्जर होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मतलब वहाँ एनर्जी हमारा कम लग रहा है, क्योंकि साइज और एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जरा बताइए रिड्यूसिंग पावर और आयोनाइजेशन क्या होगा, कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है। एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स, लार्जर साइज है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स अगर आप देखोगे, अल्कली मेटल्स, ये देखिए अल्कली मेटल्स को अगर आप देखोगे तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा, और अल्कली मेटल की साइज पीरियोडिक टेबल में लार्जर है, तो लार्जर साइज है तो आप खुद सोचिए कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा तो उसका
रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप रिड्यूसिंग पावर और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन देखो तो रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा किसका होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की लो। हाई वाले तो इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करते हैं। तो आप चलिए, दो आपको एप्लीकेशन मैंने बताया, एक मेटालिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, ये सेम वही कंडीशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ लिख लेना होगा कि रिड्यूसिंग पावर दे आर वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अल्कली मेटल्स का होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर किसी का होता है तो अल्कली का होता है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। और इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इजिली ऑक्सीडाइज होगा, और इजिली ऑक्सीडाइज होगा तो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगा। तो दो एप्लीकेशन मैंने बता दिया, एक तो मेटालिक कैरेक्टर जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, और दूसरा रिड्यूसिंग पावर जिसका भी उसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आसानी से जान सकते हो। देखो कैसे चेक करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने की टेंडेंसी ये बता रहे हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल गैसियस एटम है X, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एटम से आयन बन गया, मतलब ये अनायन हो गया। याद करिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे थे तो वो वहाँ कैटायन बन रहा था, और यहाँ क्या बन रहा है, अनायन बन रहा है। तो अनायन बनने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल फेज में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी रिलीज होना ही होना है। एनर्जी रिलीज हुई तो हम लोग इसको कहते हैं कि दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एब्जॉर्ब भी करता है, पहले रिलीज देखो, व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, रिलीज की बात कर रहा हूं, वहां एब्जॉर्ब हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट जरा समझो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन का एडिशन इसमें करा दें, फिर से इलेक्ट्रॉन का एडिशन इसमें करा दें तो इसका माइनस चार्ज, इसका अनायन, ये दोनों अनायन में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से अब आप बताइए एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब, एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनर्जी हम लोगों को लगाना पड़ेगा, एनर्जी यहाँ देना होगा, ई लिख दिया। ये है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब आप समझिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये देखो पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन कराया हमने तो इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया तो ये दैट इज नोन एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है। अब आप जरा देखो इसमें गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमने कराया, एनर्जी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट करा रहा है। फर्दर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा दिए
एनर्जी में वहाँ रिपल्सन होगा, क्योंकि अनायन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे सिमिलर चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, रिपल्सन होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी देना पड़ा इसलिए यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज नहीं होता है। दैट इज नोन एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक बात ध्यान देना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिपल्सन होना ही होना है, क्योंकि जब एटम अनायन और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है ना, दोनों में रिपल्सन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। फर्स्ट वाले में कुछ केसेज है, जैसे इनर्ट गैस या अल्कली अर्थ मेटल्स। अब जरा यहां समझ लीजिए कि इनर्ट गैस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराओगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भी तो वहां पर क्या होगा, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा। पहले से वही एटम क्या था, स्टेबल था, अब अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो एटम जो हीलियम, नियॉन, आर्गन की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एडिशन ही नहीं लेना ही नहीं चाहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन वहां होगा ही नहीं तो अब वहां क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। आसानी से एडिशन नहीं होता है, एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, कुछ केसेज में एनर्जी रिलीज नहीं है, एब्जॉर्ब होता है। अब देखो मैग्नीशियम बेरिलियम को देखो, बेरिलियम या मैग्नीशियम को देख लीजिए। बेरिलियम का भी अंतिम शेल जो है 2s2 हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, इसके ऑर्बिटल में जगह ही नहीं है। और बेरिलियम में जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएंगे तो रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, वहां रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक पॉइंट आप नोट कर लो वहां पर, इस पॉइंट को समझ लो। एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज भी हो सकता है या एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। रिलीज और एब्जॉर्ब when addition of electron to the valence shell of isolated gaseous atom, when addition of electron to the valence shell of isolated gaseous atom known as electron affinity, एकदम सिंपल फंड है, आप समझो। एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। क्यों रिलीज एब्जॉर्ब भाई, जब हम एडिशन कराएंगे तो व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के एडिशन कराने में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब थोड़ा याद करिए, आपको याद होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने बताया था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आप देखोगे तो वहां क्या है, एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं, सिंपल एक लाइन था, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिक्वायर्ड मैंने बताया था, मतलब एब्जॉर्ब टू रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वहां इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे थे वैलेंस शेल में से, और यहां इलेक्ट्रॉन का ऐड करा रहे वैलेंस शेल में, दोनों में डिफरेंस है। वहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे जैसे कैटायन बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं इसलिए क्या बन रहा है, अनायन बन रहा है। एडिशन करा रहे हैं इसलिए क्या हुआ, अनायन हुआ। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें थोड़ा समझना है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्जोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, एज वेल एज क्या होगा, एंडोथर्मिक, ये समझना है। एज वेल एज फ्यू एंडोथर्मिक कर दें, थोड़ा ही होता है, ज्यादा नहीं होता, तो फ्यू एंडोथर्मिक, ये समझ लेना। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्जोथर्मिक एज वेल एज क्या, फ्यू एंडोथर्मिक। और फ्यू एंडोथर्मिक के ब्रैकेट में लिख लीजिए इनर्ट गैस, अर्थ मेटल्स। फ्यू एंडोथर्मिक के ब्रैकेट में इनर्ट गैस, अर्थ मेटल्स, ये इसमें लिख दो एंडोथर्मिक में। वेयर एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। Second electron affinity is always
क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। पहला वाला तो एक्जोथर्मिक और साथ में एंडोथर्मिक, दोनों, थोड़ा एंडोथर्मिक भी होगा, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम लोग इसका फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना है इज एक्जोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन एडिशन कराने में। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is always endothermic process. ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट हेडिंग है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट हेडिंग है एटॉमिक रेडियाई। चलिए, रेडियस, जिस एटम का रेडियस, देखो भाई इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है, एक एटम है लार्जर साइज है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम। तो कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा, ऐड करेगा, जिसकी साइज छोटी हो, जिसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ध्यान देना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब टॉप टू बॉटम आने पे पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो बताइए, जिसका न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक सेकंड हेडिंग, सेकंड पॉइंट, दोनों समझना है भाई। आप एक मिनट एक पॉइंट जान लो कि पीरियोडिक टेबल में हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस, अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है, इलेक्ट्रॉन गेन कराता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन, जिसकी साइज छोटी हो या जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। तो ये दो पॉइंट हो गया। थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबल ऑर्बिटल जो होंगे उसका इफेक्टिव ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं द स्टेबल ऑर्बिटल, स्टेबल ऑर्बिटल दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मिनिमम, ये ध्यान देना है, स्टेबल ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p2, कार्बन का ऑर्बिटल स्टेबल नहीं है, दो ही है,
किसी भी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के लिए या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या ऑर्बिटल क्या होता है, फुल फिल्ड होता है। ये तो ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। सिमिलरली नाइट्रोजन का देखो आप, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल अगर आप देखोगे 2p3, ये स्टेबल है। चलिए अब जरा इसमें देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर आप देखोगे तो कार्बन लेस स्टेबल है जबकि नाइट्रोजन स्टेबल है। तो नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, कार्बन की साइज बड़ी होती है। और अभी हमने बताया कि जिस एटम का साइज कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से कार्बन से ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होता है, कार्बन का होता है। ये ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल। इनर्ट गैस का ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल है, इसलिए तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इनर्ट गैस का होगा वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा। तो पीरियोडिक टेबल में एकदम सही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। एक्सेप्शनल है, बट एक्सेप्ट कहां पर एक्सेप्शनल है, जिसका ऑर्बिटल क्या हो, स्टेबल हो, ये ध्यान देना है। चलिए तो अब हम देखते हैं, 3 पॉइंट हो गया है, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग को ध्यान देना है, नाइट्रोजन फैमिली का ऑर्बिटल स्टेबल है, इनर्ट गैस का ऑर्बिटल स्टेबल है, अर्थ मेटल्स जो बेरिलियम मैग्नीशियम है उसका भी ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल है। इस बेस पे अगर देखा जाए तो आप जरा देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस ग्रुप में आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे आप देखो, ये है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है, साइज डिक्रीज करता है। इसका सबसे कम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होता है, जीरो। इसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आता है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद कौन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, देन आप ज़रा देखो नाइट्रोजन, बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम से भी ज़्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम, और सबसे कम कौन आया, नियॉन। ये आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट का। क्यों, बेरिलियम का भी ऑर्बिटल स्टेबल फुल फिल्ड है, लिथियम का क्या है, हाफ फिल्ड है। लिथियम का 2s2 होता है, और जब बेरिलियम का 2s2 और लिथियम का क्या है, 2s1, इसलिए लिथियम का बेरिलियम से ज़्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन, कार्बन हमने बता दिया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ लेफ्ट टू राइट पे प्रॉब्लम्स कर ले। मतलब ये ध्यान देना है, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सब इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, ये ध्यान देना है, इंक्रीज कर रहा है।
बट एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल कहाँ है? जिसका ऑर्बिटल क्या है? स्टेबल। जो ऑर्बिटल स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए लेकिन ज़्यादा किसका हो गया? कार्बन। बेरिलियम का ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा किसका हो गया? लिथियम। नियॉन का तो सबसे कम, इनर्ट गैस का क्या होता है? 0। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस क्या होता है? 0 होता है। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा भाई? 0 होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लें। ठीक है, चलो भाई देखा जाए अब इसमें क्या है। हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स देख लें। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सेकंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। थर्ड लिख दे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फोर्थ बोरॉन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑक्सीजन। चलिए अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज करता है, बनाइए इसको। हो गया भाई। चलिए अब इसमें बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है। पीरियोडिक टेबल में सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस ऐसे आता है ना। सबसे ज़्यादा किसका होगा? सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम की सोडियम, सोडियम, तब मैग्नीशियम। ये ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि लिथियम और बेरिलियम में ज़्यादा किसका हो रहा था? लिथियम का। तो सोडियम मैग्नीशियम में ज़्यादा किसका होगा? सोडियम का होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो, कार्बन के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम। कार्बन, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम। सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सबसे कम नियॉन। नियॉन का तो कम होता ही है। इसमें किसका ज़्यादा होगा? फ्लोरीन। देखो भाई, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, ऑक्सीजन, बोरॉन, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद नियॉन। अब आप देखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है। इनर्ट गैस का 0 है, तो सबसे ज़्यादा होगा किसका? है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आप ध्यान रखना है। हाइड्रोजन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा? इनर्ट गैस का होगा। ये तो हुआ लेफ्ट टू राइट का। अब हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम का क्या होगा। टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा भाई? देखो ग्रुप में क्या होगा? पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा था। ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजेज साइज। लेकिन एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है जरा देखिए, कहां पे एक्सेप्शनल है? बट एक्सेप्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स,
सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ये एक्सेप्शनल है, ये आपको समझना है। कैसे एक्सेप्शनल है जरा देखो भाई। एग्जाम्पल, लिथियम सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्युमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। चलिए देखिए, ये लिथियम सोडियम की बात मैं कर रहा हूँ, ये सेकंड पीरियड में लिथियम है, नंबर ऑफ पीरियड क्या है सेकंड, और ये किस पीरियड में, थर्ड में। जैसे ही टॉप टू बॉटम आएंगे साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सबसे अब लेकिन एक्सेप्शनल थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा होता है। क्यों होता है, जरा एक एग्जांपल देखो। फ्लोरीन एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फ्लोरीन का और क्लोरीन का, FnCl। इसमें समझो जरा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2n7, क्लोरीन का भी लिखोगे 287। फ्लोरीन के पास 2 सेल है, K सेल L सेल, इसके पास 3 सेल है, KLM। जब भी आप फ्लोरीन का डायग्राम बनाओगे, फ्लोरीन क्लोरीन का आप डायग्राम बनाइए, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन के अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन देखो 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7। क्लोरीन के भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 6 7। अब जरा डेंसिटी की बात करो, ध्यान देना, यहां डेंसिटी ही रोल ऐसा है जो सेकंड पीरियड जिसकी साइज छोटी है, डेंसिटी फैक्टर ही है ऐसा है जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता है। क्यों होता है वो देखो आप, क्लोरीन में की साइज बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का होता है, खींचता ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन। लेकिन डेंसिटी, मोर डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से समझोगे, जब ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा इसमें तो रो रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। फ्लोरीन का रिपल्सन, फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेगा तो रिपल्सन वहां क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लोरीन में भी रिपल्सन होगा, क्लोरीन का एडिशन होगा, यहां भी होगा, बट रिपल्सन यहां क्या होगा, कम, लेस रिपल्सन। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये देखो भाई, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मोर रिपेल इन फ्लोरीन, लेस रिपेल इन क्लोरीन। तो ड्यू टू मोर डेंसिटी इन फ्लोरीन एटम में डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ तो फ्लोरीन से ज़्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया, Cl का। क्लोरीन का ज़्यादा होता है, Cl का ज़्यादा होगा किससे, F से, फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, Cl के बाद कौन आता है, F, उसके बाद Br, तब I। आना चाहिए था फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिमिलरली फास्फोरस का ज़्यादा होगा किससे, नाइट्रोजन से। सल्फर का ज़्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। फास्फोरस का नाइट्रोजन से। ये ध्यान देना है। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट एक्सेप्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज लेसर देन थर्ड पीरियड, स्मॉलर देन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो थर्ड वाले से क्या है, ये ध्यान देना है, थर्ड वाले से कम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डाउन द ग्रुप
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा भाई, डिक्रीज करता है। लेकिन एक्सेप्शनल कहाँ हुआ, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होता है। वैसे एक ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली में तो ऑक्सीजन सल्फर से भी ज़्यादा सिलेनियम का हो जाता है। आप एनसीईआरटी बुक देखना, सिलेनियम का ज़्यादा होता है। डेंसिटी फैक्टर है, डेंसिटी का रोल है, ये ध्यान देना है। तो पहले तो बाद में हम देखेंगे, इतना आप समझिए, सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होता है, जबकि होना चाहिए था ज़्यादा किसका, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड वाले से क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा हो गया, सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा हो गया। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन का कार्बन से ज़्यादा हो गया, एल्युमिनियम का बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ऊपर टॉप एटम वाले की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, उसमें रिपल्सन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा इसलिए वहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम हो जाएगा।